शिक्षा को हासिल करते हैं तो हम गुलाम, मेरा माइंड गुलाम बना रहेगा। और यही वजह है, मैं समझता हूँ कि 200 वर्षों तक ये गुलाम की बेड़ियों में रहा। तो ये उनकी शिक्षा केवल शिक्षा में सुधार, भारतीयता में लाने का काम नहीं किया, बल्कि शिक्षा एक ऐसी है जो प्रत्येक क्षेत्र में रोशनी लाती है, प्रत्येक क्षेत्र में अंधकार को खत्म करते हुए उसके अंदर जागरूकता लाती है। उसके माध्यम से वो समझती है कि मेरा राष्ट्र क्या है, मेरा अपना अधिकार क्या है, मेरा अपना कर्तव्य क्या है, मेरा अपना व्यक्तित्व क्या है, मेरा अपनी भूमि क्या है, और मेरे अपने जो विविधताएं में एकता है वो क्यों विखंडित हो रहा है। ये तब कब समझेगा। पंडित दीनदयाल जी ने ये माना कि ऐसी शिक्षाओं के प्रचार से, भारतीय संस्कृति के शिक्षाओं के प्रचार से हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। और इसी वजह से उन्होंने भारतीय संस्कृति के मामले में भारतीय जो सिस्टम है, प्राचीन काल से जो शिक्षा की वैध या तरीका है, उसको अपनाने का सर्वश्रेष्ठ जो है माध्यम माना। इसके अलावा जहाँ तक जो आप बात करते हैं कि जो दीनदयाल की अंत्योदय योजना है, वह भी उनकी एक अच्छी योजना है, क्योंकि वह भी उसी समय के काल से प्रभावित है। उसको जरा गौर से देखिए। 2014 में 98वीं जयंती पर इनको अंत्योदय दिवस मनाया गया है, से स्टार्ट हुआ है। और इसलिए मनाया इन्होंने कि या ये तो मनाया गया कि ठीक है वो हम करते हैं, लेकिन उनका अंत्योदय तो उस समय का है जब वो अपने जीवन काल में, जिस समय जो है आंदोलन चल रहा था, 34, 35, 24, 27 ही जोरों पर था, तो उस समय में ये बात लिख रहे हैं, अंत्योदय की बात कर रहे हैं। मतलब क्या, वो जानते हैं कि यहाँ 60-70% गरीब लोग हैं जिसका शोषण हो रहा है, जिसका जो है क्या कहिएगा, या क्या कहेंगे, इसको हतोत्साहित हो रहा है, उसका शिक्षा से रहित हो रहा है, आर्थिक स्थिति से वंचित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इसको कौन देखेगा। इसलिए इसको, सिद्धांत को, इसको आत्मसात करते हैं भारतीय, इसको आत्मसात करते हुए अंत्योदय की जो सिद्धांत है उसको अपने आत्मसात करते हुए उस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें और जो है स्वतंत्र होकर कार्य करने के लिए और गरीबों को स्वतंत्रता देने के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आज़ादी देने के लिए आर्थिक क्षेत्र में उसको खड़ा करें, तभी आपका जो है सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो। इसलिए कि उसमें साफ लिखता है कि अंत्योदय का अर्थ ही है कि जो सबसे अंतिम छोर पर व्यक्ति है उसको उदय करना, उसका विकास करना है। ये विकास कैसे होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि शिक्षा अंग्रेज वाला नहीं पढ़िए, आप भारतीय संस्कृति की जो शिक्षा है, जो वैदिक काल से चला रहा है, उसको जो है हासिल कीजिए और उसके माध्यम से आप जो अंतिम छोर तक जो है समृद्ध हो सकते हैं। तो उनका जो सिद्धांत है, हम उस दृष्टि से देखते हैं कि वो किस काल में और किस स्थिति में ये बात को कहते हैं, जो उस समय काफी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। आज भी आपके यहाँ से गरीबी, बेकारी, आर्थिक तंगी है ना, और शोषण, ये सब खत्म नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसलिए कहा जाता है कि उनकी जो अंत्योदय योजना है वह आज भी प्रासंगिक है। तो इस तरह हम समझते हैं कि उनका जो राजनीतिक है या शैक्षणिक क्षेत्र है वह भी काफ़ी, और इसके पीछे भी एक कारण है कि ऐसा क्यों अंत्योदय बनाए कि आप जानते ही होंगे कि वो उनका जीवन शुरू से ही बहुत संघर्षशील रहा है। वह 2.5 वर्ष के उम्र में ही जो है अकेला हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको तो संघर्ष झेलना पड़ा है, आर्थिक भी, सामाजिक भी, शैक्षणिक भी, राजनीतिक भी, सब तरह का झेलना पड़ा है। इसलिए उस पीड़ा को वो जानते थे और उसी आधार पर ये अपने सिद्धांतों को गढ़ने का प्रयास किए। तो इस तरह से हम पंडित दीनदयाल के विचारों से, चाहे वो शैक्षणिक हो, जहाँ जैसे वो कहते हैं कि ये जो पूंजीवाद और समाजवाद है ना और साम्यवाद को धड़ाले से हम अपना रहे हैं, इसको खत्म कर देना चाहिए, भस्म कर देना चाहिए। ये जो है भारतीय संस्कृति और भारतीय सोच के विपरीत है। इससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए
भारतीय संस्कृति को जो सूट करता है, भारतीय समाज को जो सूट करता है, वैसे अर्थनीतियों को अपनाएं, वैसे सामाजिक अवधारणा को बनाएं। और इसीलिए उन्होंने कहते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है, ह्यूमनिज्म कहते हैं कि इस तरह से। तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर पूरा राष्ट्रवाद की भावना है। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है, या हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि केवल एक वर्ग या एक जो है किसी समुदाय को करना है। उनका मतलब है कि आप ऐसे विविधता में एकता, वहाँ उन्होंने अपना जिक्र किया अपने लेख में कि विविधता में एकता यहाँ स्थापित होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, हिंदुत्व का मतलब भी वही उन्होंने कहना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, चाहे जितने कल्चर में आप बटे हुए क्यों नहीं। तब आपका राष्ट्र मजबूत होगा, तब आपका राष्ट्र विकास होगा, तब आपका राष्ट्र सर्वांगीण रूप से आगे बढ़ेगा, तब देश में शांति होगी और आप जो है आगे बढ़ते रहेंगे और गुलाम भी नहीं हो सकेगा। तो इन्होंने जो है राष्ट्रवाद के परिभाषाएं इसलिए दी है कि राष्ट्र का तो मतलब ये होता है कि विभिन्न समुदाय उसका होता है, लेकिन समुदायों में जो राष्ट्रीय भावना होगी वह राष्ट्र के प्रति जो है बिल्कुल प्रतिबद्ध रहेगा कि जब कोई दूसरा आक्रमण करेगा तो सब मिलकर के एकजुट हो जाएगा। तो ये तो राष्ट्रवाद है। तो इसलिए राष्ट्रवाद के प्रति वह पूरी तरह से कट्टर हैं, और उस कट्टरता का अर्थ यही है कि आप राष्ट्र के प्रति प्रेम करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव रखें। ये देश तभी आगे बढ़ सकता है और तभी आगे जो है तरक्की कर सकता है। तो इसलिए पंडित दीनदयाल जी का जो सिद्धांत है वह काफी प्रासंगिक है, चाहे वह इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हो या जो है अंत्योदय के क्षेत्र में हो, चाहे वह शैक्षणिक हो, चाहे वह कल्चरल हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सभी क्षेत्रों में उनका जो सोच है वह बहुत ही क्या कहिएगा, एक तरह से एकात्मवाद की तरफ जो है माने बल देता है, एकात्मवाद की तरफ जो है इशारा करता है। और एकात्मवाद क्या है, वो है कि चाहे जितना भी ग्रुप आपके अंदर है वह आप एक रहे राष्ट्र के प्रति। तो इस तरह से यदि, इसलिए उन्होंने कहा है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में कि शरीर इज नॉट ओनली ए जो है यूनिट, बुद्धि है ना, आत्मा, मन, ये सारे जो उसके यूनिट हैं। और जब सब मिलेंगे और सब अपना अपना काम करेंगे तो एकात्मवाद होगा, व्यापक उसका जो प्रगतिशील विचार होते हैं। तो ये आपको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का बात करते हैं कि जो तीनों आत्मा, बुद्धि और मन जो है, ये तीनों जब मिलती है तो व्यापक हो जाते हैं। इसलिए शरीर मात्र को हम जो है ह्यूमनिज्म नहीं कहेंगे। शरीर मात्र से आपका विकास नहीं होगा, उसमें तीन चीज है और तीनों को मिलाकर जो व्यापक रूप बनता है, और तीनों अपने अपने हर क्षेत्र में काम करते हैं। बुद्धि अपना अपने क्षेत्र में काम करेंगे, मन अपना क्षेत्र में काम करेंगे, है ना, आत्मा अपने क्षेत्र में काम करते हैं। तो इस तरह से वह जब सभी को एक साथ जोड़ते हैं तो एक व्यापक कार्य होता है, एक व्यापक जो है दृष्टिकोण बनता है। और वह दृष्टिकोण जो है आपका जो चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में लाइक उसको ढालिए, आर्थिक क्षेत्र में ढालिए, समाज या सांस्कृतिक क्षेत्र में ढालिए, विकास के क्षेत्र में ढालिए, तब वह संभव हो सकेगा। इसलिए पंडित दीनदयाल जी का जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी विचार है वह आज के दृष्टिकोण से भी काफ़ी प्रगतिशील और काफ़ी जो है प्रासंगिक है। और मैं समझता हूँ कि उनके जो राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए और राष्ट्र में की विविधता में एकता को कायम करने के लिए उनके सिद्धांतों को अक्षरशः से अपनाना चाहिए और ईमानदारी से अपनाना चाहिए, तब देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। धन्यवाद। जंगल पर भी बात है, प्रकृति की पूजा करने के भी, पेड़ को काटिए मत, ये सारा चीज़ का पूरा बताया हुआ था दर्शन में। पेड़ को काटिए जो आजकल हम लोग करते हैं, तो पेड़, उसके बाद आकाश तत्व है, अग्नि है, वायु है, तो सभी तरह के प्रदूषण, इनका ये सभी तरह के प्रदूषण के खिलाफ थे। तो इनके सिद्धांत में हम देखते हैं कि जागतिक प्रदूषण के नियंत्रण की भी बात आती है, जो बहुत समीचीन है। ये हर समय संसार के लिए उपयोगी रहेगा इनका सिद्धांत। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी का विरोधी सिद्धांत नहीं है ये,
ये एकदम मानव के लिए बना हुआ है। और दूसरा जो सिद्धांत इनका था अंत्योदय, अंत्योदय का था इनका। अब एक पूरा लेक्चर में अंत्योदय के बारे में बातचीत किए हैं कि अंतिम देश, किसी भी राष्ट्र का विकास कब होगा, जब अंतिम पीढ़ी पर, समाज के जो अंतिम पीढ़ी पर जो व्यक्ति है, यदि उसको ध्यान में रख कर के योजनाएं बनाई जाए तो ही किसी राष्ट्र का विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। उसके लिए उन्होंने ग्रामीण विकास पर जोर दिया। यहाँ पर वो गांधी जी के विचार के समकक्ष नजर आते हैं। गांधी जी के विचारों की समीपता या कहिए कि सामंजस्यता उनमें है, गांधी जी के विचार से निकटता है उनकी। तो समाजवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, दोनों को वो बताते हैं कि ये भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। जो भारतीय राजनीति के लिए आर्थिक में, उनका आर्थिक पर जोर था कि आर्थिक विकास देश का पूंजीवाद से नहीं हो सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था क्या करता है, व्यक्तिवाद का बढ़ावा देता है। एक व्यक्ति बहुत अमीर और दर अमीर होते चला जाता है, जो अभी देख रहे हैं, हो रहा है हमारे समाज में, भारत में भी हो रहा। खाई बढ़ती जा रही है अमीरी गरीबी के बीच। इसी का वो विरोध किए थे कि ये व्यवस्था भारत के लिए उपयुक्त नहीं। दूसरी व्यवस्था थी समाजवाद। तो समाजवाद के बारे में बोले कि वो ज़्यादा ही लचीला है, उसमें नैतिक मूल्य नहीं है। जो भारतीय दर्शन के हिसाब से नैतिक मूल्य होना चाहिए, उसमें नैतिक मूल्य